अगस्त को 5 साल पूरे हो जाएंगे। पिछले 5 सालों के अंदर हम बात करें तो जितने भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तो सब यहां पे इंप्लीमेंट हुए हैं। प्रोजेक्ट्स यहां पे पहुंचे हैं, यूएई से डेलीगेशंस यहां पे इन्वेस्टमेंट लेकर पहुंचे हैं। और अगर पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट में होम मिनिस्ट्री की तरफ कहा गया था कि करीब करीब 5600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो लेके पिछले 4 सालों के अंदर यहां पर आए हैं। तो ये बदलाव जो है ये आप देख पा रहे हैं इस बात को कश्मीर? बिल्कुल शैलेंद्र भाई, इस चीज़ को कौन नकार सकता है। हम अभी बीरवा से यहाँ पे आए, कहीं पे हमने पथराव नहीं देखा, कहीं पे कोई नाका नहीं था, कहीं पे हमारी गाड़ियों को नहीं रोका गया। हमारे जहनों में वो मानसिकता नहीं थी कि कहीं पे पत्थर आएगा, क्या हमें कहीं पे कोई मुश्किलात होंगे, क्या कहीं पे पकड़ दकड़ होगी, कहीं पे कुछ नहीं था। ये पहला बदलाव जो मैंने बचपन से लेकर जवानी तक देखा है। 1000 बार मैं पुलिस स्टेशन में बंद हुआ हूं। मेरे इरफान हफीज लोन साहब मोहतरम कम से कम 1500 बार बंद हो चुके होंगे विदाउट एनी रीजन। अगर मैं गलत हूं मुझे आप सही करें। मेरे फिरदौस साहब, मेरे याकूब साहब 1000 बार पकड़ दकड़ में आए होंगे। ये एक आम कश्मीरी की जिंदगी थी। अब 2019 के बाद कहीं पे इतनी भी कोई 1 इंच की भी गलती कहीं से हो जाए, हमने देखा। आई वॉन्ट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, अमशीपुरा शुपाया में एक फेक एनकाउंटर हुआ जिसकी जिम्मेदारी हमारे होली इंस्टीट्यूशन आर्मी के इंस्टीट्यूशन ने ली। कल से आज तक 18 लोग पीओके में मारे गए, कहीं से कोई एक बयान भी नहीं आया। दिस इज द डिफरेंस। एक वेलफेयर स्टेट में आर्टिकल 370 35A हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोग खुशहाल रहे, हमारे लोगों की तरक्की हो, हमारे लोग हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर में जाए। वी डोंट रिक्वायर आर्टिकल 370 35A। ये आर्टिकल 370 35A कुछ खानवादों के लिए यहाँ पे एक गैम्बिट था, एक गैम्बल था, जिससे वो आम इंसानों के, आम यहाँ नौजवानों के इमोशंस को पामाल करते थे। और पामाल करते करते 75 साल वो नाकाम नहीं रहे। माशाल्लाह 1 लाख कब्रें सजा दी उन्होंने। 1 लाख कब्रें जो लोग आज इरफान हफीज लोन साहब और मेरे बीच में यहाँ खड़े होने चाहिए थे वो कब्रों में है। माफ करिए। और नालायक लोग आज भी हमें वही रेटरिक बता रहे हैं कि आने वाली संतानें, आने वाली नस्लों को तबाह करने की पादाश में है। इरफान हफीज लोन साहब, आर्टिकल 370 जब था तब क्या था? हम यहां नहीं पहुंच पाते थे। तब पत्थरबाजी थी, तब हड़ताल की कॉल आती थी, बॉयकॉट की कॉल आती थी, तब सिस्टम कहीं और से चलता था। जो आपने बहुत बार मूवीज में भी देखा हो, सरकार इनकी हो, सिस्टम हमारा होगा। आज अगर सिस्टम भी बदला है, क्या आप एक ऑनरेबल डीडीसी मेंबर नहीं है? क्या आप आज सिस्टम का एक हिस्सा नहीं है? मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं, आपने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा। अगर मुझे करेक्ट करें, मुझे याकूब साहब आप करेक्ट करें, आप श्रीनगर के उस डाउनटाउन एरिया से है। अगर आर्टिकल 370 2019 का वो बदलाव नहीं आया होता, अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होती, आप जेल में होते। आप ये मत कहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप कोर्ट बिलवाल में होते या फिर आप बनारस के वाराणसी में होते। इस टाइम आपके घर वालों को पता भी नहीं होता कि ये बनारस कहां पे है। दिस इज द डिफरेंस। एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज दिस डिफरेंस। हमारे डिफरेंसेस है, मैं बोल रहा हूं मेरे डिफरेंसेस है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, बहुत सारी चीजों को लेकर, पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर। हमें 24 घंटे की बिजली चाहिए। मेरे भाई जो यहाँ हाउस बोर्ड एक एसोसिएशन के एक जिम्मेदार भी है, इनको 24 घंटे की बिजली चाहिए, नहीं है आज। आई एक्सेप्ट दिस, ये बिल्कुल हकीकत है। हमें 24 घंटे की बिजली चाहिए। यहाँ पे आप एक टफ ज्योग्राफिकल टेरेन में रहते हैं, आपको बिल्कुल चाहिए 24 घंटे की बिजली, आपको साफ पानी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन ये भी एक्नॉलेज करिए, पिछले साल ही 22,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाए गए, और 22,000 करोड़ के 21,500 करोड़ निकालिए। पीओजे के और पीओजीबी में उतना बजट भी नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। याकूब साहब आपसे समझना चाहेंगे, अगर इतना बदलाव हुआ है जैसे हमारे जावेद साहब बता रहे थे, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज फिर से इस बात को क्यों दोहरा रही हैं कि ये गलत हुआ, इसके खिलाफ वोट डाले गए? जब हालात इसके बाद सुधरे हैं तो वापस आने की बात क्यों हो रही है? जावेद साहब ने जो भी फरमाया वो वजह है, लेकिन ये ज़मीनी सतह पे अगर इसको देखा जाए, 5 अगस्त 2019 के बाद एक नारा लगा था, यहाँ पे एक वेव चली थी, कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर बदल गया। और जहाँ तक सेंटर पार्टी की बात कहे, उनका नारा कहे सबका साथ और सबका विकास, तो मैं 3 चीज़ों पे यहाँ पे आपके माध्यम से ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ अरबाब हुकूमत को जो दिल्ली में सिंहासन पे बैठे हैं। नंबर 1, रिसेंटली, क्योंकि हम 4 बैठे यहाँ पे, किसी ने उस मुद्दे पे बात नहीं की,
सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 अब्रोगेशन, लोकतांत्रिक ये चीज़ें बताई गई। रिसेंटली हाल ही में यहाँ पे रिवर जहलिम में कुंभू का कुंभू खत्म हो गया। जी बिल्कुल, आपने भी सुना, ट्रेजेडी, जी। पूरा बड़ा एक सानिया था जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे भी मर गए और हमारी बहन एक भी मरी और बाकी अभी एक तो लापता है। 2012 में वो पुल की संग बुनियाद डाली गई थी, आज तक वो पुल मुकम्मल नहीं हुआ था। आपके ही चैनल से मैंने डिबेट किया था, जब उन्होंने पूछा था कि काम चल रहा है, मैंने तब भी एंकर को बोला था जनाब आप ये फोटो दिखा रहे हैं मेरे को, लेकिन हकीकत में ये पुल बना क्यों नहीं अभी तक? बदलाव। दूसरी बात, मैं आपके इस चैनल के और इस डिबेट में ये रखना चाहता हूँ, बार बार जैसे इस भाई ने बोला कि बिजली चाहिए, बिजली चाहिए, मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। अगर हमारा हाउस बोट है, ये हमारी लाइवलीहुड है। वंशु साहब, एलजी साहब ने एक गाइडलाइन बनाई थी इस हाउस बोट को बदलने में, क्योंकि ये नॉवेल्टी है कश्मीर की, टूरिज्म की अगर देखें तो आइकॉन है। अगर हिंदुस्तान में ताजमहल को उसका 7th वंडर कहा जाता है, तो 8वां वंडर जो है वो हाउस बोट है। आज ये हाउस बोट आपने भी देखा, जब हम ऊपर छत पे गए थे, असल में ये डिबेट वहीं पे होने वाला था। बदकिस्मती के साथ हमारी वहां पे लकड़ी नहीं थी, क्योंकि टीन था, तो मसाइल वो जो बड़ी मुश्किल वहां पे आई हमें, इसलिए हमको यहाँ पे मजबूरन करना पड़ा क्योंकि लकड़ है। तो आज अगर हमें इस हाउस बोट को अगर ये जले या ये डूबे या इसको रिनोवेट करना है या रिपेयरिंग करनी है, उसके लिए गाइडलाइन की रखी है। तो उस गाइडलाइन में कहा गया था कि अगर आपको हाउस बोट रिपेयर करना है या रिनोवेट करना है तो उसके लिए हम आपको लकड़ी देंगे। हमको सर्कुलर भी दिखाया गया, बाज़ाब्ता एक्शन भी दिखाया गया, लेकिन आज तक हमें किसी हाउस बोट वाले को लकड़ी नहीं। हैं लोगों के जो जेन्युइन मसले हैं जिनका हल होना चाहिए, बिल्कुल, जिसके लिए आपको आवाज भी उठानी होगी और सरकार को आपकी आवाज सुननी। आवाजें उठाई है, जितनी भी डेलीगेशन वहां से आई, हमने SKICC में उनके साथ बाज़ाब्ता जनाब आला 1-to-1 बात की है डेलीगेशन के साथ। तीसरा G20, जब G20 का यहाँ पे इंतकाद हुआ SKICC में, तो कहा गया कि अब यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म आएगा। जनाब वंशु साहब आप ही बताइए, G20 कब इंतकाद हुई यहाँ पे, किस महीने में हुई, कहाँ पे फॉरेन टूरिज्म है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में? आपने आगाज में ही पूछा था, मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर ऐसा डेस्टिनेशन है जिसको प्रमोशन करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, ना कोई ब्रांड एम्बेसडर हमें चाहिए। जब सलमान खान ने सलमर्ग में कहा था कि मैंने अपना पैसा ज़ाया किया, मैं स्विट्जरलैंड जाता था, जबकि देश में ही हमारे स्विट्जरलैंड है, और उससे ज़्यादा देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, झील, हाउस बोट, वातावरण, ये कहाँ मिलता है? और इसी हाउस बोट को आज बेयार और मददगार छोड़ा है। जो लोगों के जेन्युइन कंसर्न है, जो लोगों के जेन्युइन मसाइल हैं, साहब मैं एक अर्ज करना चाहूँगा, याकूब साहब के इस सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा विद योर परमिशन। जी बिल्कुल। याकूब साहब, हम जिस जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, 3rd टायर सिस्टम है यहाँ गवर्नेंस का। आपके श्रीनगर सिटी को बाज़ाब्ता आपको अधिकार दिया गया कि आप श्रीनगर सिटी में अपने मनपसंद वार्ड मेंबर को और मेयर ऑनरेबल को चुनिए। आपने चुना आपकी श्रीनगर सिटी में। मुझे लगता है ये गलत होगा अगर हम ये बोहतान भी नरेंद्र मोदी साहब पे लगाए। ये यहाँ पे हर बार हुआ है। मैं वोट डालता हूँ, मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में, अपने गाँव में सरपंच को इलेक्ट करता हूँ, MLA को इलेक्ट करता हूं, DDC को इलेक्ट करता हूं, और जब वो नाकाम होते हैं फिर मैं कहता हूं ये जी नरेंद्र मोदी साहब ने हमें ये चीज नहीं दी, वो चीज नहीं दी। आपके ऑनरेबल मेयर एक्स, क्या आपने कभी उनसे ये सवाल किया? आज करिए, पूरा मुल्क देख रहा है, उनसे सवाल करिए, उनसे 5 साल का वर्क डन पूछिए। ये हम LG साहब से नहीं पूछ सकते क्योंकि आपको ये अधिकार है। हमारे ऑनरेबल DDC मेंबर साहब बैठे हैं, क्या मुझे एक काम बताइए आप जो आपके सिग्नेटरी के बगैर हो सकता है आपके वार्ड में? नहीं हो सकता। मैं डिसएग्री करता हूं। हर सू उसमें सिग्नेटरी है। देखिए ये क्योंकि मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है। इनकी बात करता हूं, हमारा जो टूरिज्म का जो मसला है, ये सिर्फ डिपार्टमेंट टूरिज्म के साथ रिलेटेड है। इसके साथ कोई ना तो मैं ड्यूकाम के साथ जा सकता हूं, ना मैं DDC के साथ जा सकता हूं, क्योंकि सारा जो इसका मेन जो मरकज है वो श्रीनगर में डायरेक्टर टूरिज्म है। ये हमारे ऑनरेबल मेयर डायरेक्टर टूरिज्म, मैं आपको मेरे को बोल दीजिए प्लीज। तो जब हमने वहां पे
लेटर पे लेटर शूट किए हैं, बिल्कुल, मेमोरेंडम बिल्कुल, पे सही बात, मेमोरेंडम शूट सही किए, बात। यहाँ तक कि जो आम लोग- हमारी आम ग्रीवेंस लोगों है, की बात वो नहीं हमने सुननी चाहती, डेलीगेशन सही को बात दिया। है। ऐसा कोई डेलीगेशन नहीं है जो मरकजी सरकार से यहाँ पे आए और सुनी हमारी जाती। जो टीम है कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन, आज वो भी उनको वही नहीं है। मिले और आज उनको भी हमने वही वो ग्रीवेंस सुपुर्द नहीं किए। लेकिन और उसके बाद उसका आउटकम क्या आया? सही बात है, आप सही कह रहे हैं। उसका आउटकम क्या आया? आप एग्जीबिशन में जाते हैं, चाहे वो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, किसी भी मुल्क के किसी भी रियासत में, वहां पे आप हाउस बोट का नारा देते हो और वही आज हाउस बोट आप देखिएगा, देखिए आप देखिएगा वहां पे 7 हाउस बोट जले। आपने सुना, वो सुर्खियों में भी आया, सबूत ने देखा, दल में 5 डले, तो उनको क्यों नहीं परमिशन दी गई आज तक? फिरदौस भाई, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कश्मीर को चुनावी मुद्दा बनाया गया है अनफॉर्चुनेटली। ये सभी सेंटर से लेके स्टेट गवर्नमेंट की सब पॉलिटिकल पार्टीज है, यहाँ की इनका political parties। यस सब इसमें मिले हुए हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में था हम दफा 370 को खत्म करेंगे, ठीक है। उन्होंने मसल पावर लगाया, सब कुछ किया, ब्रूट मेजॉरिटी थी उनके पास, हमसे नहीं पूछा गया, कश्मीरों से तोड़ दिया। ये कहते हैं इससे बदलाव आया, इससे बदलाव नहीं आया। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है जिससे बदलाव आया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने इस बुनियाद पे पूरे भारत में इलेक्शन लड़े हैं बीजेपी ने, और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये इस बुनियाद पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने इसको तोड़ दिया जी, के हम 30 मार खाने, हमने करके दिखाया। दफा 370 वहां पे इससे हालात बदले, वो ये। लेकिन अगर इससे हालात बदले होते तो आज बीजेपी ने यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स खड़े क्यों नहीं किए? अगर इतना ही बदलाव आया हुआ है तो मेरा एक सवाल है अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, भारतीय जनता पार्टी से, कि आप मुझे बताइए, अगर इतना बदलाव आया है तो आपने यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को फील्ड क्यों नहीं किया श्रीनगर में, बारामूला में? तो ये आपसे सबसे पहली हार तो यही, आप इसका मतलब है कि कश्मीरी आपसे खुश नहीं है। एक बात है। अब नेशनल कांग्रेस की बात करें, ये पहले रायशुमारी का नारा लगाते थे, पहले कहते थे ये रायशुमारी, वो रायशुमारी खत्म होगी। उसके बाद उन्होंने कहा ऑटोनॉमी, वो ऑटोनॉमी खत्म होगी। उसके बाद दूसरी पार्टी आई, उन्होंने कहा सेल्फ रूल, हिडन टच पॉलिसी, पीएसए वगैरह। लेकिन इससे पहले मैं इस जुमले को, इस सेंटेंस को पूरा करूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। किसी भी लीडर जो मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं इस वक्त बारामूला, चाहे सजाद गनी लोन साहब हैं, उमर अब्दुल्ला साहब है, इंडियन रशीद साहब है, मीर फयाज साहब है, और भी जितने भी लीडर्स लड़ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं उठाऊं, मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए उठाऊं। मैं उनके खिलाफ, मैं पॉलिटिकल पार्टीज को मानता हूं ये होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज, इसी से जमहूरियत है। पॉलिटिकल पार्टी जितनी हो उतनी हमारे लोगों की इज्जत है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये इन मुद्दों पे चुनाव लड़ते थे, सेल्फ रूल, हिडन टच पॉलिसी। ये अब आज किस पे, इस जायद साहब की इस बात पे मैं एग्री करता हूं, इरफान हफीज लोन साहब की इस बात पे मैं एग्री करता हूं। आज ये कहते हैं उसको वोट मत डालो, वो बीजेपी का ए टीम है, ये बीजेपी का बी टीम है, ये बीजेपी का सी टीम है। मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट पूछना चाहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मुझे आप बताइए, सजाद गनी लोन साहब बहुत ही मोहतरम मेरे लिए है, पहले ये आजादी का नारा लगाते थे, अब आप ही तो मौका दे रहे हो ना। हम जैसे नौजवानों को कहां मौका मिलता है, हम पे इंपोज किए जाते हैं ये लीडर्स। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैं इनके बात से एग्री करता हूं, सुनी नहीं जाती हमारी बात। आम जो ग्राउंड से जुड़े, मैं 10-12 साल से सोशल एक्टिविज्म कर रहा हूं, ग्राउंड से जुड़ा हूं, हर एक मुद्दा मैंने उठाया अपने लोगों का। इस बार मैंने कोशिश की शायद मुझे भी कोई पॉलिटिकल पार्टी मौका देगी, लेकिन वहां पे किसको मौका दिया गया? फारूक अब्दुल्ला पहले खुद पार्लियामेंट मेंबर रहा, चीफ मिनिस्टर रहा, उसके बाद उसके बेटे, अपने बेटे को उसने मौका दिया, ठीक है। हाँ, सजाद गनी लोन साहब पहले असेंबली मिनिस्टर रहे, मेंबर असेंबली रहे, आज खुद उठे। किसी, मुझे बताइए, किसी आम इंसान को इन्होंने मौका दिया? ये खुद ये तानाशाही है एक तरह की, ये इंपोज किए जाते हैं जी। इनके पास फाइनेंस है, इनके पास वर्कर्स है, इनके पास एक बहुत बड़ी लॉबी है, ये किसी चीज को भी डोमिनेंस कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि मुझे बताइए कि आज अगर इन्होंने दफा में बीजेपी के तमाम, हिंदुस्तान के तमाम शहरियों से, अपने इन मुल्क के देशवासियों से कहना चाहूंगा, अगर बीजेपी ने दफा 370 यहां खत्म नहीं किया होता तो शायद आज इनका जनाजा यहां से खत्म हुआ होता, जनाजा उठता इनका आज। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। दफा 370 से कुछ नहीं हुआ, टूटने से यहाँ के लोग, यहाँ के लाखों लोगों के दिल टूटे हैं। और यहाँ इससे कुछ नहीं हुआ, इस एक चीज से हुआ, जो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत रही, यहाँ पे इन जो सियासी जमात, इनके पास हुकूमत नहीं रही, डायरेक्ट यहाँ मरकज और लेफ्टिनेंट गवर्नर का कंट्रोल रहा। उस वजह से फिर
बहुत सारी चीजें की गई जिस वजह से लोग पीछे हटे, कार्रवाई की गई उनके खिलाफ जो एलिमेंट्स इन चीज को ये देते थे। अब रही बात दफत, ये गलत बोल रहे हैं हिंदुस्तान में हमारे देशवासियों को, ये जुमला है, ये गलत बोल रहे हैं सारे लोगों, सारे देशवासियों से गलत बोल रहे हैं। और यहाँ के लोग जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं पूछना चाहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर कल तक सजाद गनी लोन साहब आप कहते हैं कि यहाँ पे हुर्रियत ने तबाही की, यहाँ पे बाकी जमातों ने तबाही की, यहाँ पे मिलिटेंसी इन्होंने तबाही की, वाकई हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अगर कल तक सजाद गनी लोन साहब नारा देता था आजादी का, कल तक वही सजाद गनी लोन यहाँ के सेंटिमेंट्स जो इन्होंने कहा, इन्होंने इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली कहना चाहूंगा, ये कल तक आजादी का नारा लगाते थे, आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नारा लगाते हैं। तो यही तो आगे हैं, ये तो उस वक्त भी आगे थे, उस वक्त में ये आगे थे जब ये आजादी का नारा लगाते थे, आज भी यही आगे हैं। कल भी फारूक अब्दुल्ला साहब आगे था, वही पार्लियामेंट मेंबर था, आज उसका बेटा पार्लियामेंट मेंबर बनेगा। मैंने सुनील शर्मा बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उनके बारे में कहा है कि वो कहते हैं कि कल ये एंडोर्समेंट है, कल तक जो लोग बिल्कुल कोई और बात करते हैं, आज संविधान की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं हम इसका स्वागत करते हैं। बाकी बाइकआउट करान, मगर इसे मत आप जोड़िए। बिल्कुल कि मैं एक बात, कश्मीर जो है इस बाई से, या ये एंडोर्समेंट, मैं इस बाई से एग्री करता हूं, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे, जो आम लोगों के मुद्दे हैं, जो आम लोग, अगर मुझे एक चीज बताइए, कौन सी कमी है हमारे जम्मू कश्मीर में? हमारे पास इतना टूरिज्म क्रिएट हो सकता है, दुनिया भर को हम यहाँ पे जॉब दे सकते हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान के और स्टेट्स को हम जॉब दे, और हमारे पास इतनी बेरोजगारी क्यों है? कमी के चलते हम देखिए, हमने इन तमाम मुद्दों पर बात की है, लेकिन सब लोग इस बात से सहमत है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद हालात में सुधार हुआ है। जो पहले हालात थे अब उनमें से काफी बदलाव हुआ है, इलेक्शन में भी इसको हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिला है।